नमस्कार साथियों, डीएमबी कोचिंग क्लासेस के इस बृहद प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त महेंद्र कोड़ा। साथियों, आज हाल ही का करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखिएगा, कहानी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहानी इस प्रकार से है कि जो हमारा देश है, भारत देश की अगर हम बात करें, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और उसके बाद की जो कहानी है या विकास क्रम है वो आप लोग कंटिन्यू देख ही रहे हैं। उससे पहले की भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और ये कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इतिहास से रिलेटेड कहानी है, ये मानकर चलिएगा। लेकिन ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि हाल ही में करंट अफेयर्स में एक मुद्दा आया है और मुद्दा यह है कि क्या आज भी जो है भेदभाव है भारत के अंदर। अगर आज भी देखा जाए तो भेदभाव है। जैसे सामान्य तौर पर आप सभी देखते हैं कि बड़े शहरों में इस भेदभाव को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, यानी कि जातिवाद के आधार पर जो भेदभाव किया गया है ऊंच नीच का, उसको शहरी क्षेत्रों में और कहीं जगह पर जो विकसित और विकासशील जो शहर है उनमें भी जो है इसको काफी हद तक जो है खत्म करने का प्रयास किया गया है और सरकार ने इस पर काफी जोर दिया है। लेकिन सरकार से कहीं ना कहीं चूक हो चुकी है या फिर चौक हो चुकी है पहले भी, और चौक इस प्रकार से हुई है कि कहीं ना कहीं जो है संवैधानिक दर्जे के अंदर भी जो है इस चीज को छोड़ दिया गया है, इस चीज को भूल गया है एक सेक्टर के अंदर, और उस सेक्टर के ऊपर ही हम बात करेंगे आज। यानी कि जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि एक समाज के अंदर एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म होने के बाद में युवा अवस्था से वो गुजरता है, उसके बाद में वो अंतिम समय तक, यानी कि जब उसका बुढ़ापा आता है तब तक वो एक समाज में रहता है। एक समाज की जो क्रियाविधि होती है वो सारा कार्य वो करता है और वो समाज के हर एक पहलू को देखता है। लेकिन उसी कालक्रम के अंदर वो एक आपराधिक जो प्रवृत्ति होती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि उस व्यक्ति से अपराध हो जाता है और अपराध होने के बाद में जो उसको जो सजा का जो प्रावधान है वो सजा के तहत में कानूनी जो सजा होती है उसके तहत उसको जेल भेज दिया जाता है। और जेल भेजने के बाद की जो कहानी है वो इस प्रकार से है कि उसको जेल भेजने के बाद में उसके साथ में जो बाहर की जो समाज थी उसने कभी उसके साथ भेदभाव नहीं किया कि आप किस समाज से हो, किस जाति से हो, किस वर्ग से हो, ठीक है, कि आप अछूत हो या फिर उसकी जाति के आधार पर उसको कहीं ना कहीं भी जो है उसके जीवन में उसको टॉर्चर नहीं किया गया। लेकिन एक जगह है जहां पर उसको इस चीज का अभाव होता है, इस चीज का क्या होता है, अनुभव होता है, इस चीज को रियलाइज कर पाता है अपनी लाइफ में कि यार वाकई में ऐसा होता है क्या। तो उसी के ऊपर है आज एक आर्टिकल के तहत इस चीज को मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। करंट अफेयर्स का मुद्दा है। मुद्दा इस प्रकार से है कि भारत की जेलों में आज भी जाति के आधार पर भेदभाव है और उस भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। उन प्रयासों के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी कि सोशल जस्टिस के अंदर, यानी कि सामाजिक न्याय के अंदर जो है ये मुद्दा, ये जो भेदभाव का जो मुद्दा है वो उठकर आया सामने। तो देखिए साथियों, हाल ही में जो है ये द हिंदू में प्रकाशित एक मूवमेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में। तो साथियों, भारतीय जेल में जो जाति पर आधारित भेदभाव है वो किस प्रकार से अभी हाल ही में चर्चा में आया है उसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो है एक जनहित याचिका जो है वो जारी की है। उस पर केंद्र और 11 राज्यों को जो है नोटिस जारी किया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को और जो 11 राज्य हैं, और वो 11 राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अभी, तो उनको एक नोटिस जारी किया है और याचिका जारी की है, जनहित याचिका, जिसके अंदर बताया गया है कि जो कारागार जो है यानी कि जेल में जो कैदी रहते हैं उनके साथ में जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, अलगाव किया जाता है, आरोप लगाया गया है, तथा राज्य की जेल जो मिनियोली के तहत में उन प्रावधानों को निरस्त करने का निर्देशांक देने की मांग की गई थी जो इस तरह की प्रथाओं को क्या करती है, अनिवार्यता करती है। यानी कि जेल की अगर हम बात करते हैं या कारागार की हम बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ कानून या कुछ नियम इस प्रकार के हैं जो कि जाति के आधार पर है। तो उसको खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक जनहित याचिका जो है एक तो कहां पर भेजी है, केंद्र में भेजी है, और एक उन राज्यों की जेलों के अंदर यानी कि उन राज्यों में भेजी है जो राज्य हैं 11 राज्य, क्रमशः 11 राज्य हैं, उन 11 राज्यों के अंदर इस नोटिस को भेजा गया है। ठीक है, जनहित याचिका को भेजा गया है कि इसको क्या किया जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी जो है खारिज किया जाना चाहिए, यानी कि निरस्त किया जाना चाहिए। किसको, भारतीय जेलों के अंदर जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है, यानी कि इस परंपरा को खत्म करने की बात की गई है। चलिएगा, आज हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये क्या है और किस प्रकार से भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार से किन किन राज्यों को नोटिस दिया है, जनहित याचिका जारी की है, उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, पीआईएल के उजागर किए गए जाति आधारित भेदभाव में कौन कौन से उदाहरण
हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। पहला उदाहरण है आपके साथ में भेदभाव का उदाहरण। भेदभाव का उदाहरण किस प्रकार से देखिएगा, जनहित याचिका जो है मध्य प्रदेश, दिल्ली और तमिलनाडु की जेलों के उदाहरणों को उजागर करती है, जहां पर खाना पकाने का जो काम है वो प्रमुख जातियों को दिया जाता है, यानी कि जातियां आवंटित की गई है, जबकि जो विशिष्ट यानी कि जो निचली जातियां हैं उनको झाड़ू लगाना और शौचालय की जो सफाई करना जैसे छोटे काम सौंपे गए हैं। यानी कि अगर हम बात करें खाना पकाने का जो काम है वो विशिष्ट यानी कि जो उच्च वर्ग की जातियां हैं, जिस प्रकार से ब्राह्मणिक जाति आप मान सकते हैं, ठीक है, मुख्य तौर पर ये निकल कर आती है, ठीक है। उसके बाद में जो नीचे की जो जातियां हैं, छोटी जातियां हैं, उनको झाड़ू लगाना, शौचालय इत्यादि पर क्या किया गया है, बात की गई है कि उनको इस प्रकार के काम सौंप दिए जाते हैं। भारत में जेल प्रणाली पर भेदभावपूर्ण प्रथाओं का कायम रखने का आरोप है, जिसमें जाति पदानुक्रमांक के आधार पर जो है श्रम का विभाजन किया गया है, बैराकी और जाति आधारित पर अलगाव को भी शामिल किया गया है। यानी कि इस प्रकार से बताया जा रहा है कि भारत में जेल प्रणालियों के जो भेदभाव की जो प्रथा है उसको खत्म रखने यानी कि कायम रखने के लिए जो है कहीं ना कहीं क्या है, जिसमें जातियों के पद अनुक्रमांक के आधार पर या फिर उन जातियों के भेदभाव के आधार पर जो है उनको क्या किया गया है, यानी कि जारी किया जा रहा है अभी भी, यानी कि शामिल किया गया है अभी वर्तमान समय में। अब इनको देखते हैं कि वर्तमान समय में इनको हटाने के लिए सरकार ने जो प्रयास किया है उस पर देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जाति आधारित जो श्रम वितरण है उसको औपनिवेशिक भारत का निशानी यानी कि अवशेष माना जाता है और इसे अपमानजनक एवं कष्टकार माना जाता है, जो कैदियों के सम्मान के साथ में जीवन का अधिकार है उसका उल्लंघन करता है। भाई जाति आधारित श्रम का जो वितरण है यानी कि जाति के आधार पर जिन व्यक्तियों को काम बांटा जाता है वो किसका उदाहरण है, तो वो औपनिवेशिक भारत का उदाहरण है, यानी कि जब भारत गुलाम था उस समय का उदाहरण है और उसका जो अवशेष माना जाता है इसको एक तरीके से, यानी कि जाति के आधार पर जो भी भेदभाव होते हैं उसको औपनिवेशिक भारत का जो है क्या माना जाता है, औपनिवेशिक भारत का उस समय का जो है अपमानजनक एक छोटा सा एक योगदान मान सकते हैं आप, एक टुकड़ा मान सकते हैं इसको ना, कि कष्टदायक है, ये बहुत ज्यादा कष्टदायक है और अपमानजनक है, जो कि कैदियों के सम्मान के साथ में जीवन अधिकार का उल्लंघन करता है। ये वर्तमान समय में राज्यों की जो जेल है उनमें मिनिमली जो मंजूरी दी जाती है वो किसके आधार पर दी जाती है, एक बार देख लीजिएगा। याचिका में दावा किया गया है कि विभिन्न राज्यों में जेल मिनिमली की जो जेल प्रणालियां हैं उनके भीतर जाति आधारित भेदभाव और जबरन श्रम की मंजूरी देता है। यानी कि सबसे पहला मुद्दा ये निकल कर आया है याचिका के अंदर कि भेदभाव किया जाता है और जबरन श्रम करवाने की क्या बताया गई है कि जबरन श्रम करवाई जाती है, किनसे, कैदियों से। तो इसके आधार पर राजस्थान सरकार ने एक नियम निकाला था पहले, तो बताइएगा राजस्थान की जो सरकार है उसने एक कारागार नियम निकाला था 1951 में। इस नियम के तहत जाति के आधार पर यानी कि महत्तर को शौचालय यानी कि जो नीचे जाति के जिसको हरिजन अपन कहते हैं तो उसको शौचालय और ब्राह्मणों को जो है रसोई की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। किसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, रसोई की जिम्मेदारी। ये कब की बात की जा रही है, राजस्थान के अंदर कारागार नियम 1951 में जो है ये बात लिखी गई है, ये बात कही गई है। कब की बात है, लेकिन ये 1951 की है। तो देखिएगा यहां भी जो कहीं ना कहीं एक तरफ तो जातिवाद को खत्म करने की बात की जा रही है, ऊंच नीच भेदभाव को खत्म करने की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार से भी चूक हो रही है। इसमें देखो राजस्थान का कारागार नियम 1951 का है। इस नियम में बताया गया है कि देखो महत्तर जो है यानी कि नीची जाति के जो हरिजन है या फिर जो भी निचली जाति के वर्ग के जो लोग हैं उनको किस प्रकार का काम दिया जाना चाहिए, यानी कि शौचालय हो गया, झाड़ू पोछा हो गया या अन्य काम हो गया। जबकि जो ब्राह्मणिक जो व्यक्ति है या उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनको किस प्रकार का काम दिया गया, रसोई का काम सौंपा गया है। ठीक है, तो यहां पर भेदभाव हुआ ना, यानी कि कैदियों के साथ में ये भेदभाव हो रहा है वर्तमान समय में। अब इसको आगे देखते हैं। तमिलनाडु के अंदर जो है एक जगह है जिसका नाम है पाल्यम कुटाई, और पाल्यम कुटाई के अंदर जो है एक सेंट्रल जेल है। उस सेंट्रल जेल के भी कुछ नियम है, वो इस प्रकार के हैं नियम, देखिएगा। इस याचिका के अंदर जो है तमिलनाडु की जो सेंट्रल जेल है उसमें कैदियों के साथ में जाति के आधार पर अलगाव का उजागर किया गया है, जिसमें देखिएगा एक थेवर जाति होती है, नादर जाति होती है और एक पल्लार जाति होती है, जिसको अलग अलग वर्गों में विभाजित करने का संकेत देते हैं। यानी कि इनके जो कैदी होते हैं उनको क्या किया जाता है, अलग अलग रखा जाता है और इनको अलग अलग प्रकार के कार्य दिए जाते हैं, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर मैत्र और ब्राह्मणों को दिया गया है। ठीक है, रसोई का और शौचालय का जिस प्रकार से काम बांटा गया है उसी प्रकार से इन जातियों में भी क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है कार्य को। यानी कि ये किस पर लगा है, तमिलनाडु में याचिका दायर की गई है, तमिलनाडु की जो सेंट्रल जेल है उसकी तरफ से। इसके बाद में देखो तीसरा जो है वो पश्चिम बंगाल की जेल कोड है। पश्चिम बंगाल के अंदर क्या होता है कि मैथर और हरिजन जो जाति होती है और जो चांडाल जाति होती है और अन्य जातियों के कैदियों को झाड़ू पोछा लगाने
जैसे छोटे मोटे काम सौंपने का मामला सामने आया है। मैत्र और हरिजन की जो जातियां होती है, चाडुल जो जाति है, उन लोगों को इस काम में इन्वॉल्व किया गया है, जो कि शौचालय संभालना या झाड़ू पोछा करना, वही बात आ रही है इसमें भी। पश्चिम बंगाल में भी यही हालात है जो कि राजस्थान में है। ठीक है, हमने देखा राजस्थान की हालत, उसके बाद में हमने पश्चिम बंगाल की हालत देखी, सॉरी उसके बाद में हमने तमिलनाडु की देखी, उसके बाद में हमने पश्चिम बंगाल की देखी। इसके बाद में देखिएगा एक मॉडल जेल मैन्युअली दिशा निर्देशांक 2003 का है, उस दिशा निर्देशांक को पढ़ लेते हैं एक बार। 2003 में क्या बात कही गई है तो देखिएगा, याचिका में वर्ष 2003 में मॉडल जेल का मैन्युअली का हवाला देते हुए कहा गया है कि जिसमें सुरक्षा का अनुशासन और संस्थागत कार्यक्रमों के आधार पर वर्गीकरण के लिए दिशा निर्देशांक पर जोर दिया गया है। दिशा निर्देशांक इस प्रकार से दिए गए हैं, ये सामाजिक और आर्थिक स्थिति, जाति और वर्ग के आधार पर किसी भी प्रकार का वर्गीकरण के खिलाफ तर्क देती है। यानी कि ना तो आप सामाजिक आधार पर भेदभाव कर सकते, ना आप आर्थिक आधार पर कर सकते, ना जाति के आधार पर कर सकते, यानी कि आप किसी भी प्रकार के वर्गीकरण नहीं कर सकते। यानी कि कैदियों के साथ में आप कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते, एक समान क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। इसके बाद में देखो यहां पर एक अधिकार निकल कर आता है जिसका नाम है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो क्या कैदियों के जो मौलिक अधिकार है, क्या उनको वहां पर जीने का अधिकार नहीं है, या फिर उसके साथ में मौलिक अधिकार जो है, जैसे ही कोई व्यक्ति जो है कैदी बन जाता है तो उसके बाद में क्या उसका अधिकार समाप्त हो जाते हैं, उन पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा मौलिक अधिकार किस प्रकार से काम करते हैं कैदियों के साथ में या जेल के अंदर। याचिका में जो है कैदियों को मौलिक अधिकारों पर जो सुनील बेनाम दिल्ली प्रशासन 1978 का जो मामला था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि केवल कैदी होने से ही कोई व्यक्ति का मौलिक अधिकार या समानता का जो कोड है वो नहीं खो देता है। यानी कि उसका एक कैदी होने, यानी कि एक अपराधी घोषित हो जाने के बाद में उसको कैदी घोषित कर दिया जाता है, यानी कि उसको सजा का प्रावधान हो जाता है, वो एक सजा काटने वाला व्यक्ति होता है, तो उसको सजा मिलने के बाद ही ऐसा नहीं है कि उसके मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे, ना ऐसा नहीं होता है। यानी कि मौलिक अधिकार उसके क्या रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे। तो देखिएगा व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है और जो समानता का अधिकार है वो हमेशा उसके साथ में रहेगा। इसके बाद में देखो भेदभावपूर्ण प्रावधान को निरस्त करने का आह्वान भी किया है 2003 के अंदर। देखो याचिका में कैदियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और जेल प्रणाली के भीतर समानता का समर्थन करते हुए राज्य जेल के मैन्युअली में भेदभावपूर्ण प्रावधान का निरस्त करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इन्होंने क्या किया है, यानी कि निरस्त किया जाना चाहिए, यानी कि कैदियों के जो मौलिक अधिकार है उनकी सुरक्षा और जेल प्रणाली के भीतर समानता का समर्थन करना चाहिए, और राज्यों की जो जेलें हैं जिनमें इस प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो उनको भी क्या किया जाना चाहिए, तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। जेलों में क्या हो रहा है कि जातिगत भेदभाव पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी क्या है, जेलों के अंदर जो जातिगत भेदभाव हो रहा है उस पर सर्वोच्च न्यायालय का जो मत है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या कहता है, देखो इसको एक बार देख लो। तो देखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले 3 न्यायाधीशों की पीठ ने पाया है, यानी कि 3 न्यायाधीशों ने पाया है इस चीज को, पीठ ने पाया है कि 10 से अधिक राज्य जिसमें मैन्युअली जाति के आधार पर जो है क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है और जबरन श्रम का समर्थन करते हैं, वो राज्य इस प्रकार से हैं। जिसमें प्रथम राज्य निकल कर आता है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी की जो जेलें हैं उनमें भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है। उड़ीसा की जेल में ऐसा किया जाता है, झारखंड की जेल में ऐसा किया जाता है, केरल में ऐसा है, पश्चिम बंगाल में ऐसा है, मध्य प्रदेश में ऐसा है, आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही है और महाराष्ट्र में ऐसा है, तेलंगाना में भी ऐसा ही है, पंजाब और तमिलनाडु में भी इनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये जो राज्य आपके मुख्य रूप से आपको दिख रहे हैं, जिसमें देखिएगा यूपी हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब और तमिलनाडु, यानी कि ये जो लगभग 10-11 राज्य हैं, इनके अंदर जो है इसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है। जाति आधारित भेदभाव, अलगाव और जेल के अंदर जो विमुक्त जनजातियों के साथ में आदरणीय अपराध जो कि हैबिटिए अपराध होते हैं के रूप में व्यवहार को जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का कथन है कि भेदभावपूर्ण प्रथाओं को तीव्रता और व्यापक समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस भेजकर याचिका पर राज्य और केंद्र से 4 हफ्ते के भीतर में जवाब मांगने का एक प्रस्ताव पारित किया है। हाल ही में उन्होंने बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 हफ्ते के अंदर ये जितने भी जो केंद्र सरकार से भी उन्होंने जवाब मांगा है और राज्य जो है उनसे भी, राज्य सरकारों से भी जवाब मांगा गया है कि इनको बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इसका समाधान किया जाए और समाधान करके भेजा जाए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनसे जवाब मांगा कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों घटित हो रही है। ठीक है, यानी कि अभी भी इस प्रकार से जातिगत भेदभाव क्यों हो रहे हैं। अगला टॉपिक आपके सामने है
यानी कि कानून जो है भारतीय जेलों के अंदर जातिगत भेदभाव की अनुमति कैसे देता है, इसको एक बार देख लो कि ये कहां से शुरू हुआ था। आखिरकार ये जो जातिगत भेदभाव है वो किस प्रकार से प्रारंभ हुआ है और ये इस स्थिति तक कैसे पहुंच गया है कि आज आजाद, हमें भारत देश को आजाद हुए इतने साल हो गए हैं, इतना समय हो गया है, जहां एक समाज, जहां पर एक ऊंच नीच जातिवाद या भेदभाव की बात की जाती है, वहीं पर जातिवाद का जो है खात्मा हो गया है और वहीं खात्मा होने के कगार पर है कई जगहों पर, जो कि ग्रामीण या देहात क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वहीं पर जो है अभी कगार पर है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासनिक, जिस प्रकार से कहते हैं कि प्रशासन के अंदर ऐसी कौन सा कानून है या ऐसी कौन सी कमी है जो कि ये अब तक भी जो है बरकरार है और एक तरीके से ऑथेंटिक तरीके से बरकरार है, यानी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा ये चौक कहां पर हुई है, तो इसके बारे में है संविधान के अंदर, इस चीज को देख लीजिए एक बार। पहले हम एक इतिहास पर जो है एक नजर डाल लेते हैं, यानी कि वाक्य में इसकी जो शुरुआत है जातिगत भेदभाव की वो होती कहां से है। तो इतिहास की दृष्टि से अगर हम इसको देखते हैं तो देखिएगा औपनिवेशिक नीतियों की जो विरासत है वहां से ये चीज हमें प्राप्त हुई है। कहां से विरासत, कहां देखेगा, औपनिवेशिक विरासत में जो है निहित भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली का मुख्य रूप से सुधार या पुनर्वास के बजाय सजा पर ध्यान केंद्रित करता है। क्या करता है, सजा पर केंद्रित करता है ध्यान। लगभग 130 वर्ष पुराना यानी कि जेल अधिनियम है, 130 वर्ष पुराना, यानी कि अगर हम बात करें तो साल दिया गया है 1894। 1894 का जो कानूनी ढांचा है उसकी पुरानी प्रकृति को रेखांकित करता है। इस अधिनियम के अंदर कैदियों को सुधार और पुनर्वास के लिए प्रावधान का अभाव है, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो कैदी है, ये जो सजा काटने वाले जो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कोई अपराध किया है, तो उनको जो है सुधारने के लिए और उनको दोबारा से एक नया जीवन शुरू करने का मौका दिया जाना चाहिए और उनको सुधार किया जाना चाहिए उनके जीवन में। तो इसलिए एक अधिनियम पारित किया गया था जिसको जेल अधिनियम 1894 बोलते हैं। तो उस समय से ये जो है हालात बरकरार है। देखो इसमें इस प्रकार से था, इस कानून के अंदर इतिहास में क्या रहा है इसको देखो। मौजूदा जो कानून है उसमें उसकी कमियों को पहचानते हुए गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम, यानी कि अगर हम बात करें गृह मंत्रालय की, तो गृह मंत्रालय ने जेल अधिनियम 1894 को, कैदी अधिनियम 1900 और कैदी स्थानांतरण अधिनियम को 1950 की समीक्षा की है। यानी कि इसके समीक्षा पहले देखो इसका जो है मेन, अगर हम बात करें जहां से इसकी जड़ की शुरुआत होती है तो इसकी जड़ है कब, जेल अधिनियम, सबसे पहले 1894, यानी कि औपनिवेशिक भारत की बात की जा रही है। ठीक है, जब भारत गुलाम था उस समय की बात है, तो उस समय एक अधिनियम आता है जिसका नाम है जेल अधिनियम। इस जेल अधिनियम को क्या कर दिया जाता है, यानी कि कैदी अधिनियम बनाया जाता है 1900 के अंतर्गत। कब बनाया जाता है, 1900 में बनाया जाता है। उसके बाद में आजाद भारत के अंदर अगर हम बात करें तो इसको जो है यानी कि स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसको ट्रांसलेशन करते हैं कि इसमें सुधार किया जाता है। और सुधार इस प्रकार से किया जाता है कि केवल जेल अधिनियम 1894 से नाम बदलकर कैदी अधिनियम 1900 कर दिया गया, यहां पर नाम बदला गया इसको। ठीक है, यानी कि अगर लगभग 6 साल बाद में, इसके बाद में 6 साल बाद की अगर हम बात करें तो उसके बाद फिर इसमें परिवर्तन किया जाता है 50 साल के बाद में, यानी कि 1950 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा इसको जो है कैदी स्थानांतरण अधिनियम के नाम से समीक्षा की गई है। मात्र क्या किया है, वही अधिनियम है, वही कानून है, वही सारी चीजें हैं, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया है, जिसको कैदी स्थानांतरण अधिनियम 1950 रखा गया है हाल ही में। इसके बाद में देखो इस समीक्षा की जो प्रशासनिक प्रावधान की जो है भविष्य को अनुमुक्त, यानी कि भविष्य को देखते हुए आदर्श कारागार अधिनियम 2023 में शामिल किया गया है। अभी जो, अगर अभी की हम बात करते हैं तो भविष्य को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको जो है आदर्श कारागार अधिनियम 2023 शामिल कर लिया गया है। अभी आदर्श कारागार अधिनियम 2023 क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इसको देख लेते हैं। 2023 जो अधिनियम है इसका प्रभावी क्रियान्वयन जो है, यानी कि इसको लागू जब किया गया था तो आपके मई 2023 में गृह मंत्रालय के द्वारा अंतिम रूप से दिया गया था, इसको अंतिम रूप दे दिया गया था कि हाँ इसको लागू किया जाना चाहिए। जेल की स्थितियां और प्रशासन में सुधार एवं कैदियों को मानवाधिकार तथा गरिमाओं की रक्षा की उम्मीद की जाती है इस अधिनियम के बाद में, यानी कि आदर्श कारागार अधिनियम 2023 को मई के महीने में क्या किया जाता है, गृह मंत्रालय द्वारा क्या कर दिया जाता है, यानी कि जारी कर दिया जाता है, अंतिम रूप दे दिया जाता है कि हाँ इसको लागू किया जाना चाहिए और इसमें सुधार होना चाहिए। और स्थिति इस प्रकार से थी कि किन किन चीजों पर इसको ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, जेल की स्थिति, यानी कि हालांकि में जेल की स्थिति क्या है उस पर इसको विशेष ध्यान रखना था और प्रशासन में सुधार होना चाहिए था, और जो कैदी है उनके मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए था। और ये जो सारी चीजें हैं और उनकी जो गरिमाएं हैं, यानी कि उनका मौलिक अधिकार है या उनकी गरिमाएं हैं, उनको क्या करनी चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए, उनका हनन नहीं होना चाहिए, यानी कि उनका शोषण नहीं किया जाना चाहिए। तो मुख्य बात ये थी। इसके बाद में देख लेते हैं एक बार
जेल नियम वाली क्या थी इसको हम पढ़ लेते हैं। जेल के अंदर भी नियम चलते हैं, उनको आप एक बार देख लीजिएगा। तो देखिएगा, राज्य स्तरीय जेल मैन्युअली के अंदर आधुनिक जेल प्रणाली को स्थापना के बाद में काफी हद तक जो है अपरिवर्तन हुए हैं। औपनिवेशिक और जातिगत दोनों मानसिकताओं की दर्शाता है, जो मानसिकता है उसको अपन को दर्शाता है कि राज्य स्तर पर अगर हम बात करें या फिर आधुनिक जेल प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे चूक किस प्रकार से हुई है कि हमारी जो मानसिकता है, यानी कि एक आपराधिक व्यक्ति होता है जिसको हम क्या करते हैं, जेल में ले जाते हैं, यानी कि उसके जीवन में सुधार लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए ही उसको सजा दी जाती है, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिकता है वो इस प्रकार से है कि उस व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाना चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में सुधार करें। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप ज्यादा टॉर्चर करते हैं किसी भी चीज को लेकर तो वो अपने आप में सुधार कम कर पाता है, शायद उसके बदले जिसका परिवर्तन अगर हम आसानी से करें, यानी कि उसकी सजा का प्रावधान कम करके या फिर उसको एक अलग तरीके से समझाया जाए, एक अलग वे में, तो उस प्रकार से अगर कार्य किया जाए तो शायद वो अपने जीवन में कुछ नई चीज सीख पाए और अपने जीवन में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन अगर उसको टॉर्चर करके अगर हम परिवर्तन करवाना चाहे तो शायद कहीं ना कहीं असंभव लगता है। ठीक है, तो वो हमारी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। इसके बाद में देखो, मौजूद जो जेल है उसके मैनुअल जाति व्यवस्था को केंद्रीय आधार पर लागू करता है, जिसमें शुद्धता और अशुद्धता की धारणा पर जोर देता है। राज्य की जो जेल मैनुअल में कहा गया है कि सफाई और झाड़ू लगाने जैसे कर्तव्यों का विशिष्ट जातियों के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें से जाति आधारित भेदभाव कायम रहता है। यानी कि विशिष्ट जातियों की बात की जा रही है यहाँ पर। जैसे देखिएगा, जेल मैनुअल में बताया गया है कि जैसे पश्चिम बंगाल की धारा 741 के तहत जो है सभी कैदियों के लिए भोजन पकाने और ले जाने वाले स्वर्णिम हिंदू होंगे। स्वर्णिम हिंदुओं को एकाधिकार की रक्षा करता है, यानी कि स्वर्णिम जो हिंदू है वही क्या करेंगे, भोजन पुरसेंगे और वही भोजन बनाएंगे। ये स्वर्णिम हिंदुओं की बात की जा रही है। छुआछूत के खिलाफ संवैधानिक और कानूनी प्रावधान के बावजूद जेल प्रशासन में जाति आधारित नियम कायम है। देखो कितनी अच्छी बात कही गई यहाँ पर। छुआछूत के खिलाफ संवैधानिक, यानी कि छुआछूत के खिलाफ संविधान में तो क्या है, नियम लिखे गए हैं। संविधान में तो बात की गई है कि इसके जो कानून और इसके प्रावधान भी है, कानून भी बनाए गए हैं और प्रावधान भी है कि भाई छुआछूत नहीं किया जाना चाहिए, ये एक कानूनी अपराध है। ठीक है, कानूनी जुर्म है। लेकिन क्या किया गया है यहाँ पर देखो, जेल प्रशासन के अंदर जाति आधारित जो है नियम जो है कायम बनाए गए, यानी कि नियम बनाए गए हैं जाति जो भेदभाव है उसको बनाए रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का अभी ध्यान गया है हाल ही में। चलिएगा, अच्छी बात है। यानी कि कहते हैं ना कि जब भी जगो तब सवेरा, तो हो गया सवेरा, ये मान लीजिएगा। क्योंकि जो कैदी है या जो जेल में रहते हैं जो व्यक्ति है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से खतरा था। और खतरा ही नहीं, इसको अपन जातिगत भेदभाव के आधार पर या जाति के आधार पर अगर किसी को टॉर्चर किया जाता है तो शायद वो अपने जीवन में सुधार लाने से ज्यादा क्रूरता से भर जाता है। तो इसलिए इन पर समाधान किया जाना चाहिए था। ठीक है, और ये बहुत जरूरी था। तो देखो, इनके बाद में एक पुनर्वास अधिनियम 2013 में जारी किया गया था। तो 2013 का जो अधिनियम है उसमें बताया गया है कि एक प्रथा है उस पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी ये स्पष्ट रूप से जेल प्रशासन को शामिल नहीं करता है। इस प्रकार से जेल के मैनुअल में जो जेलों में जातिगत भेदभाव और मल डालने की अनुमति देता है, अधिनियम का उल्लंघन नहीं है। और मैनुअली जो स्कोवेंजिंग के आश्रय के शुष्क और शौचालय की जो खुली नालियां हैं और जो सीवरेज में मानव मल त्यागता है, वो अपने अन्य अपशिष्ट पदार्थों को मैन्युअली रूप से साफ करना और संभालने और निपटने की जो प्रथा से है। कहने का मतलब यह है कि 2013 में भी जो है इसको एक मुद्दा बनाया गया था, पुनर्वास अधिनियम जारी किया गया था 2023 में। इसमें एक बताया गया था, ये चर्चा में रहा है मुद्दा 2013 में, तो उसमें बताया गया था कि जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का कार्य करता है, जैसे वो मल ढोता है या फिर वो जिस प्रकार से अगर शौचालय को साफ करता है या इस प्रकार की नालियों की सफाई करता है या फिर खुले में जो है झाड़ू पोछे का काम करता है या फिर वो किसी भी प्रकार के मानव मल को डालता है या फिर किसी प्रकार का एक अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करता है और उससे वो निजात पाता है, तो वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो एक नीचे वर्ग की ही व्यक्ति हो, यानी कि इस काम को कोई भी कर सकता है। ठीक है, ऐसा बताया गया है 2023 के जो अधिनियम है उसमें बात बताई गई है। चलो उस चीज को हम छोड़ते हैं। अब आगे की राह क्या है, यानी कि आगे क्या करना चाहिए, सरकार के द्वारा क्या प्रावधान है और सरकार क्या करना चाह रही है, इस पर देख लो। राज्य में वर्ष 2015 में नेल्सन मंडेला नियम के आधार पर जो है गृह मंत्रालय द्वारा जारी मॉडल जेल मैन्युअली 2016 को अपनाना चाहिए था, जो कि संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में वर्ष 2015 में नेल्सन मंडेला के नियमों को अपनाया गया था, जिसमें सभी कैदियों के लिए सम्मान
और गैर भेदभाव पर बल दिया गया था। न्यायालय के भेदभावपूर्ण प्रावधान को समाप्त करने के लिए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा जेल प्रणाली में समानता को बढ़ावा देने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप पर विचार करना चाहिए। यानी कि सुधारों का जो कार्य है उन पर नजर रखने के लिए प्रभावी और ट्रेनिंग उपकरणों का जो है प्रदान करना, साथ ही में जो है बेहतर न्यायपूर्ण जेल प्रणाली का निर्माण के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। यानी कि अधिकारी जो है उनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि इस प्रकार के भेदभाव नहीं हो और इन सारी चीजों की जो है जिम्मेदारी ले। ठीक है, तो साथियों ये था आपका जातिगत भेदभाव, यानी कि भारतीय जेलों में आज भी जातिगत भेदभाव हो रहा है, उस पर हमने बात की है, उस पर हमने चर्चा की है। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका सोशल जस्टिस का, यानी कि सामाजिक न्याय का ये आपका टॉपिक था। तो देखिए ये किसमें था, द हिंदू में प्रकाशित था। जिस प्रकार से अगर हम बात करें हाल ही में अपने एग्जाम की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं कि अपने एग्जाम में कहां पर उपयोगी है, तो देखिएगा साथियों, पहले तो आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, दूसरा आपके एग्जाम की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति देंगे, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।